सभी को नमस्कार, अभिवादन। आज रेमेडियल क्लास में सेकेंड ईयर फिजिक्स में जो चैप्टर चुंबकत्व है उसको शुरू करूंगा और पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करूंगा। देखिए, पृथ्वी में अपना चुंबकत्व तो होता ही है, नहीं होता तो चुंबक को जब हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरती है, ऐसा है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक बात और आती है, उसकी भी चर्चा करूंगा। कभी कभी ये कहते हैं कि जब रात को सोते हैं तो विद्यार्थी को सोते समय या किसी बड़े को सोते समय पूर्व पश्चिम दिशा में सोना चाहिए, उत्तर दक्षिण में नहीं सोना चाहिए। और ये भी कहते हैं दक्षिण की तरफ को हम पैर करके नहीं सोते हैं। क्यों नहीं सोते हैं उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। एक चुंबकीय द्विध्रुव की बात पहली क्लास में आई थी, जैसे वैद्युत द्विध्रुव था। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। चुंबक है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है ना। कोई भी क्षण चुंबक एक ऐसा चुंबक जिसमें दो ध्रुव हों, है ना, एक उत्तरी ध्रुव एक तरफ रखा है, दक्षिण ध्रुव एक तरफ रखा है, तो वो एक क्या हुआ, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव का दूसरा एग्जाम्पल कुंडली भी हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि दो चुंबकीय द्विध्रुव के नाम लिखो। धारावाही परिनालिका भी हो सकती है, चुंबकीय सुई भी इसका एग्जाम्पल है। चुंबकीय पदार्थ के जितने भी अणु हैं, और धारा लूप भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। क्लियर? तो ये तो आप जानते थे पहले से, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अब आता है चुंबकीय आघूर्ण। एक चुंबक है, उस चुंबक में दो उसके ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो इनकी प्रत्येक ध्रुव की अपनी सामर्थ्य होती है। किसी भी लोहे को, कोबाल्ट को, निकिल को आकर्षित करने की एक क्षमता होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं? ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इन दोनों के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक दूसरी परिभाषा भी है। देखिए, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव तो जान गए ना, कोई चुंबक है, क्षण चुंबक है, कोई वृत्ताकार कुंडली है, चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे अणु हैं, धारा लूप है। जब उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर इतना बल युग्म कार्य करता है, टो बराबर mb sin थीटा। ठीक, अगर मैं b को 1 मान लूँ, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता अगर 1 टेस्ला है, और मैं साइन थीटा को 1 मान लूँ, थीटा को 90 मान लूँ। थीटा को 90 मानने का मतलब ये है कि मैं चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत दिशा में रख रहा हूँ, तब टो बराबर m होता है। मतलब अगर किसी चुंबक को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबक को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर जितना बल युग्म कार्य करता है उसे मापा जाए तो वो बल युग्म चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि M का एक फॉर्मूला और होता है, M बराबर NIA। N का कोई मात्रक नहीं होता, I का मात्रक एम्पियर, A का मीटर स्क्वायर, और इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? -q से +q की ओर। उत्तर को दिमाग में प्लस मान लो, दक्षिण को दिमाग में माइनस मान लो, तो इसकी दिशा -q से +q की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है, ऐसा मान लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक L लंबाई का चालक तार है स्टील का, चुंबकीय आघूर्ण उसका m है, L लंबाई का तार, और उस L लंबाई के तार का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो m है। और उसने कहा कि इसे L आकार में मोड़ दिया और दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये भी कहेगा वो कि एक L लंबाई में मोड़ दिया, तो m को जब दो भागों में बांटोगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण m/2 इसका हो गया, m/2 इसका हो गया, और L लंबाई का हो गया। और नेट चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। ये दोनों सदिश राशियां हैं, तो इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण इनके सदिश योग के बराबर होगा। और इनका सदिश योग कैसे निकलेगा? आपको याद होगा, इस पर लंब डालेंगे, इस पर लंब डालेंगे, यहाँ से ये होगा। और मान लिया चुंबकीय आघूर्ण m डैश है और ये m/2 है और ये भी m/2 है, तो ये कितना होगा? m² = m1² + m2², क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है। m डैश हो गया, मान लिया परिणामी, m/2 का होल स्क्वायर प्लस m/2 का होल स्क्वायर। ये हल किया, इतना होगा। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल आपके यहाँ आ जाता है। और ये केवल तार के रूप में नहीं मुड़ता। अब देखो आप, मैंने क्या किया, वही L लंबाई का तार है, ठीक, वही L लंबाई का तार है, और उस L लंबाई के तार का चुंबकीय आघूर्ण m है। मान लिया उसकी लंबाई L है,
है ना। चुंबकीय जो सामर्थ्य ध्रुव की स्मॉल m है, तो चुंबकीय गुण की वैल्यू तो m इंटू एल हो गई। अब उस l लंबाई के तार को एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया, अर्धवृत्ताकार चाप में। अब इसका चुंबकीय गुण कितना होगा? ठीक, ये ध्रुव यहाँ आया m का और दूसरा यहाँ आया m का, इनके बीच की दूरी कितनी हुई 2r, तो इसका चुंबकीय गुण अब m इंटू 2r होगा। कितना होगा? m इंटू 2r होगा। अब बात है कि r की वैल्यू कितनी है। ये l लंबाई का तार था, ये l लंबाई का तार ही तो इस आधे वृत्त में मुड़ा। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, आधे वृत्त में कितनी होगी? पाई r, यानी l ही तो पाई r के बराबर है। तो यहाँ से मैं l बराबर पाई r, r बराबर l बटे r, और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ l बटे r, m इंटू 2l कैपिटल M के बराबर है, बताया था मैंने। तो ये इतना होगा, m डैश इजकल टू 2m अपॉन पाई होगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आंसर डायरेक्ट याद भी हो सकता है। अब जो आज का मेरा टॉपिक है भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म की मैं बात करूंगा। देखो, सर विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 में ये बात बताई कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ऐसा लगता है, ये कहते भी हैं ना सब, कि भाई पृथ्वी में बहुत बड़ी ताकत है, पृथ्वी में के गर्भ में कोई चुंबक रखी गई है और इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में है और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में है। पृथ्वी के इस चुंबकत्व को ही भूचुंबकत्व कहा जाता है। पृथ्वी में अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का अपना एक चुंबकत्व है। उसमें बताया कि पृथ्वी के चुंबकत्व की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर, अब पृथ्वी के चुंबकत्व तो है, ये तो बताया गिलबर्ट ने। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई पृथ्वी में अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकत्व होता है, गिलबर्ट सर ने बताया। अब उसका क्या, आप बिना प्रूफ के तो आप मानेंगे नहीं। तो आपके सामने तो स्पष्ट है कि जब भी कोई चुंबकीय सुई को हम ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं, चुंबक को ऊर्ध्वाधर लटकाते हैं, तो वो हमेशा एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। फिर वो ठहरती क्यों है? तो वो पृथ्वी के अपने निजी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ठहरती है। अगर पृथ्वी में हम कोई कील गाड़ दें, लोहे की छड़ गाड़ दें, तो वो कुछ समय बाद उसमें भी चुंबकत्व का गुण आने लगता है ना। उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ के देखें तब। दंड चुंबक के लिए बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु क्यों आता है? जब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो चुंबक के चारों ओर जब हम बल रेखाएं खींचते हैं, चुंबक है और चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं खींचने लगे हम, तो बल रेखाएं खींचते समय कुछ बिंदु ऐसा होता है, उस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि उस बिंदु पर 2 कारण से चुंबकीय क्षेत्र लगता है, एक तो चुंबक के कारण और एक पृथ्वी के कारण, और वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को नलीफाई कर लेते हैं, निरस्त कर देते हैं, और नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, और उन बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं, है ना। तो यानी व्यवहार में भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय व्यवहार, उसकी पुष्टि हो सकती है। अब पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण क्या हैं? देखिए, अलग अलग मत हैं। गिलबर्ट का मत था कि पृथ्वी के केंद्र पर विशाल छड़ चुंबक का स्थित होती है, जिसका चुंबकीय अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से लगभग 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे याद होना चाहिए। ये गिलबर्ट का मानना था। अब एक और है, ग्रोवर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि पृथ्वी की सतह के समीप धारा लूप बनते हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की धारा के समीप धारा लूप क्यों बनते हैं? आवेश प्रवाहित होते रहते हैं। पृथ्वी के नीचे जाके जो है क्या है, आपने देखा होगा, लावा टाइप। अब लावा में क्या होगा कि विद्युत अपघटन हैं, और विद्युत अपघटन में क्या है, धनायन और ऋणायन है, और जब धनायन ऋणायन है वो प्रवाहित होते रहते हैं, और जब धनायन और ऋणायन इतनी ज़्यादा संख्या में प्रवाहित होते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जब विद्युत धारा होती है तो आप तो ये जानते हैं विद्युत धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी उस आयन की गति के कारण भी पृथ्वी में एक अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र है ना, और उसकी दिशा जो भूचुंबकत्व ही उसकी जो कारण है, उसका कारण पृथ्वी का घूमना भी है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, अब बात आती है आगे। पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि आप लोग कर सकते हैं बार बार कि किसी चुंबकीय सुई को धागे से बांधने पर लटकाएं तो आप जान जाएंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उसके हैं या नहीं है। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों से गुजरते समय पृथ्वी का एक पूर्ण घूर्णन हम करते हैं। जब हम पूरा घूमते हैं, नति कोण नापते हैं, आगे आप पढ़ेंगे तब भी आप उसे जान सकते हैं। एक स्थान पर एक पूरे चक्कर में जब हम पूरा चक्कर लगाते हैं भौगोलिक ध्रुवों से गुजरते हुए, तो हम देखते हैं कि एक पूरे चक्र में 2 स्थान ऐसे आते हैं जहां चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है।
एक ऐसे स्थान आते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्थान भी आती है जहां चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो पृथ्वी के चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे हैं, भौगोलिक ध्रुवों को गुजरते हुए चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं चुंबकीय सुई की दिशा कुछ और है, कहीं जीरो है, कहीं अनंत ऊर्ध्वाधर हो जाती है, कहीं समांतर हो जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पृथ्वी में कहीं ना कहीं चुंबकीय गुण हैं। चुंबकीय ध्रुव व चुंबकीय अक्ष है ना, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, अभी बताया ना, दो स्थान ऐसे हैं जहां लंबवत हो जाती है चुंबकीय सुई, वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। और जिन स्थानों पर उन ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष है उसकी भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो लगभग 11.5 डिग्री होता है। अब चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं? उसका लंबवत, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर हो जाती है ना, एक चक्कर लगाया, दो जगह क्या हुई, चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हुई, और दो जगह क्या हुई, चुंबकीय सुई समांतर हो गई। उन दो स्थानों से होकर गुजरने वाला तल पृथ्वी की गोलीय सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है, और इस वृत्त को पृथ्वी की चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। यह तल पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है। मैंने पहले भी बताया था, निरक्ष की जो स्थिति होती है वो अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक, बहुत अच्छी बात ये 2-3 लिखी हैं आपके लिए। पहला, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों को वास्तविक ध्रुव, जो भौगोलिक ध्रुव हैं, और चुंबकीय ध्रुवों को आभासी ध्रुव कहा जाता है। वर्तमान में जो पृथ्वी का ये जो चुंबक ध्रुव हैं उनकी स्थिति बदलती रहती है। इस समय वर्तमान में पृथ्वी के चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव कनाडा में है और दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सममित नहीं है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सममित नहीं है। इसका चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरता, बल्कि बच्चों इसका जो चुंबकीय अक्ष है वो पृथ्वी की जो एक तरीके से चुंबकीय अक्ष का पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरता, बल्कि केंद्र से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी से गुजरता है। अब देखिए भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं। ठीक, अभी मुझे याद है वो क्वेश्चन, आप इंतजार कर रहे होंगे कि हम दक्षिण की तरफ को पैर करके क्यों नहीं सोते। मुझे याद है भूचुंबकत्व के अवयव। भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं बेटा। एक होता है दिक्पात का कोण, एक होता है नमन या नति कोण, और एक होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब आप देखें, दिक्पात का कोण किसी भी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। अभी मैं दिक्पात के कोण पर नहीं आ रहा हूं। देखो बेटा, एक चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा समझनी आपको जरूरी है। एक स्थान पर मैंने चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया, चुंबक की अक्ष से, चुंबक की अक्ष किसे कहते हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, यह चुंबक की अक्ष है, इससे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। और भौगोलिक ध्रुवों से मिलाओगे तो भौगोलिक अक्ष बनेगी, और भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो दिक्पात का कोण इन दोनों के बीच बने कोण को किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं, और दिक्पात के कोण को अल्फा से व्यक्त करते हैं। ठीक, एक जीके का क्वेश्चन आपको साथ में बता देता हूं। पृथ्वी की सतह पर बहुत से ऐसे बिंदु हैं कि जिन बिंदुओं पर दिक्पात का कोण समान होता है। अगर एक जगह मान लिया दिक्पात का कोण 42 या 33 डिग्री है और दूसरा भी बिंदु है 33 डिग्री वाला, तीसरा बिंदु 33 डिग्री वाला, उन सबको अगर मिला दोगे मानचित्र पर तो उस रेखा को आइसोगोनिक रेखा कहा जाता है। साफ साफ है, पृथ्वी की सतह पर समान दिक्पात कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय मानचित्र पर आइसोगोनिक रेखा कहा जाता है। और यदि दिक्पात का कोण 0 डिग्री है तब उस रेखा को एगोनिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नमन या नति कोण, मान लिया एक स्थान है और उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा है, ये क्षैतिज दिशा है, इनके बीच जो कोण बनता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। यानी साफ साफ है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नति या नमन कोण कहते हैं, थीटा से व्यक्त करते हैं। इसका मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जो निरक्ष पर है वो मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और यह मान 90 डिग्री होता है, याद कर लेना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। और निरक्ष पर यह मान 0 होता है। आप हमारे राजधानी की बात करेंगे, हम राजधानी के पास ही मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर जो नमन कोण का मान है वो 42 डिग्री है। ठीक है, नमन कोण का मान यहाँ पर 42 डिग्री यहाँ है। चलो, अब इसका एक आर्टिकल के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये एक स्थान है कोई, और उस स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये क्षैतिज दिशा है, क्षैतिज के साथ ये थीटा कोण बनाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं 2 घटक में बांट सकता हूँ, है ना, जिससे जिधर से कोण बनता है उधर को b cos थीटा, उससे लंबवत b sin थीटा, इसे क्षैतिज घटक कहते हैं और क्षैतिज घटक को कहते हैं h फॉर हॉरिजॉन्टल, h बराबर b cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक को, ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में वर्टिकल कहते हैं और उसकी वैल्यू होगी v बराबर b sin थीटा, h बराबर b cos थीटा, v बराबर b sin थीटा। चुंबकीय निरक्ष तथा ध्रुवों के अतिरिक्त, निरक्ष की बात छोड़ दो, ध्रुव की बात छोड़ दो, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा मान लिया 0 और 90 के बीच कुछ कोण बनाएगा, उस कोण को थीटा कहते हैं और उस कोण को ही हम नमन कोण कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को इन दोनों स्थानों को छोड़कर प्रत्येक बिंदुओं पर, जितने भी बिंदु संभव हैं उन बिंदुओं पर, उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र को 2 घटक में बांटा जा सकता है, क्षैतिज घटक h और ऊर्ध्वाधर घटक v। इन तीनों में संबंध अगर मैं करना चाहूँ, h की वैल्यू b cos थीटा, v की वैल्यू b sin थीटा, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया तो यहाँ h का वर्ग प्लस v का वर्ग, ये आया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दोनों में b स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ आता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ले सकता हूँ इसका स्क्वायर रूट और मैं कह सकता हूँ b बराबर, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो है b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, है ना। इसे आगे चलते हैं, अगर मैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दूं तो v बटे h बराबर b sin थीटा बटे b cos थीटा, यहाँ आएगा, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ आएगा, ये sin थीटा नहीं है, h की वैल्यू यहाँ cos थीटा आएगा, ठीक है। और b से b कैंसिल हो जाएगा और v बटे h बराबर क्या आया, v बटे h बराबर h tan थीटा, v बराबर h tan थीटा। इसका 2 फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं, एक ये और एक ये फॉर्मूला, और इनके ऊपर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं कभी कभी पेपर में। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन साथ साथ ले ही लिया, आपका 2-3 क्वेश्चन लिए वैसे मैंने इसमें। पहला क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक समान है, उस स्थान पर नमन कोण कितना होगा, है ना। एक फॉर्मूला v बराबर h tan थीटा, tan थीटा बराबर v बटे h, और चूंकि v और h बराबर हैं एक दूसरे के तो v की जगह h लगाया, h से h कट जाएगा 1 और थीटा बराबर 45, तो ये नमन कोण यहाँ पर आया 45 डिग्री, यहाँ पर नमन कोण आता है। ठीक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.4 गॉस है, क्षैतिज घटक को h कहते हैं, h। ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस है, ऊर्ध्वाधर घटक को v कहेंगे। नमन कोण और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यूनिट बदलने की जरूरत इसमें से नहीं है यहाँ पर कि दोनों यूनिट सेम है और मात्रक उसी में आ जाएगा। v बराबर h tan थीटा, tan थीटा बराबर v बटे h, वैल्यू पुट की और tan थीटा की वैल्यू आ गई है, और थीटा बराबर आ जा सकता है tan इनवर्स 3/4। क्लियर। अब आप देखते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करूंगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर h की वैल्यू यहाँ 0.4 थी, 0.4 का वर्ग 0.16, v की जगह 0.3 का वर्ग 0.09, b स्क्वायर 0.25 और b बराबर आ गया 0.5 गॉस। एक चुंबकत्व में गॉस का नियम, जैसे वैद्युत क्षेत्र में गॉस का नियम था, ऐसे ही चुंबकत्व में गॉस का नियम हो सकता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, जितनी बल रेखाएं आती हैं चुंबकीय उतनी ही बाहर निकल जाती हैं।
तो ये इसे इस प्रकार लिखा जाएगा, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस बराबर 0 क्लोज सरफेस इंटीग्रल। और इस इक्वेशन को हम चुंबकत्व में गॉस के नियम से भी जानते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ का व्यवहार। एक वैज्ञानिक हुए हैं फैराडे, और फैराडे ने ये कहा था कि भाई परिनालिका है, परिनालिका में आपने देखा परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। मैंने थोड़ी देर एक क्लास में बताया था आपको कि एक परिनालिका ली, उस परिनालिका के अंदर कोई नरम लोहे की रॉड रख दी, तो वो नरम लोहे की रॉड में उसमें धारा प्रवाहित करी परिनालिका में, तो वो नरम लोहे की रॉड में विद्युत चुंबक का गुण, चुंबकत्व गुण आ जाता है। तो उसने बताया कि जैसे इसमें अंदर हम पदार्थ बदल दें, एक हमने नरम लोहे की रॉड रखी, लोहे की, कोबाल्ट की, निकिल की, तो अगर हम वो रॉड बदलते चले जाएं तो जैसे जैसे इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, अगर हम रॉड बदलते हैं तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब आप देखो इसमें बताया कैसे व्यवहार होगा कि Fe, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, जब उन्हें हमने परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से आकर्षित होते हैं, और ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ऐसे भी आया था क्वेश्चन कि 3 लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखो, तो FeCO Ni। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, जो जब उन्हें हम परिनलिका के अंदर रखते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित तो होते हैं, किंतु लौह चुंबकीय पदार्थों की जितनी फुर्ती उनमें नहीं होती, वो धीरे धीरे आकर्षित होते हैं, और इन पदार्थों को कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जिंक, कॉपर, सिल्वर, Au, Zn, Cu, Ag, Au, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं कि जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होते हैं, उसकी तरफ नहीं जाते, उसे उल्टे भागते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब यदि नरम लोहे की छड़ पर धातु के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे लपेटकर परिनलिका बनाएं और उनमें धारा प्रवाहित करें, तब वह नरम लोहे की छड़ विद्युत चुंबक बन जाती है। नरम लोहे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोड नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है, या और भी कहीं जहाँ भी आए तो भाई नरम लोहे का उपयोग क्यों कर रहे हो। नरम लोहे में चुंबकन और विचुंबकन दोनों आसानी से हो जाते हैं। नरम लोहा आसानी से विद्युत चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु केवल चुंबकत्व का गुण ही उत्पन्न नहीं होता, थोड़े समय बाद वो बहुत जल्दी विचुंबकित भी हो जाती है। इस कारण नरम लोहे का उपयोग हम विद्युत घंटी में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं, विद्युत मोटर में करते हैं, डायनोमो में करते हैं, और इस तरह के कई उपकरणों में भी हम नरम लोहे का उपयोग हम करते हैं। स्थायी चुंबक स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, ये एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील में चुंबकन व विचुंबकन दोनों नरम लोहे की अपेक्षा कठिनता से होता है। स्टील की जो धारणशीलता है, जो चुंबकत्व को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता है, वो नरम लोहे की अपेक्षा कम होती है, परंतु जो विचुंबकन भी इतनी तेज़ी से नहीं होता है। कुल मिलाकर बात यह है, कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन की मिश्र धातु, निकिल की मिश्र धातु, टिकोनाल है ना, ये भी स्थायी चुंबक इनके बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है स्थायी चुंबक किनके बनते हैं, तो इस प्रकार ये बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है छोटा सा, और ये क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्रों के क्षैतिज घटक का मान कितना होता है ध्रुवों पर। अब आपको पता है ध्रुवों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो गई थी, याद है आपको, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर थी, यानी ध्रुवों के लिए थीटा बराबर 90 होता है। क्षैतिज घटक का मान क्या है, H बराबर B cos थीटा, देन H बराबर क्या है B cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो H की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताओ जहां चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहाँ शून्य होता है, ध्रुवों पर शून्य होता है। और ऐसे 2 स्थान बताओ जहां नमन कोण 90 डिग्री होता है, ध्रुवों पर होता है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी परेशान कर देते हैं हमें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो मैंने 3 प्रकार के पदार्थ बताए, जो चुंबक की तरफ तेजी से आकर्षित हो, जो धीरे धीरे आकर्षित हो, और जो उल्टे आकर्षित होना बल्कि उल्टी दिशा में चले जाएं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ को ही कहते हैं जो उल्टे चले जाएं। ठीक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई को व्यक्त करते हैं, उसका मान ऋणात्मक होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा सा, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है,
इतना ज़्यादा धनात्मक नहीं, धनात्मक का मतलब थोड़ा होता है पर होता है धनात्मक, और ताप पर निर्भर करता है। ये क्यूरी का नियम कराता है काई m = 1/T। और लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है और बड़ा धनात्मक होता है। बड़ा धनात्मक मतलब वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये क्यूरी वीन्स के नियम का पालन करता है काई 1/T - Tc। Tc क्रांतिक ताप है। अब ये क्रांतिक ताप क्या है अभी आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेता हूँ। 3 पदार्थ ABC की चुंबकीय प्रवृत्ति -1/2, 3/4 और 405 है, वह कैसा पदार्थ है? अब आप बताएं, A की प्रवृत्ति -1/2 है, ऋणात्मक है। अभी क्या बताया था, ऋणात्मक किसकी प्रवृत्ति होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की, है ना। और ये 3/4 धनात्मक है पर कम है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 405 बहुत बड़ी है, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। अभी एक बीच में क्यूरी ताप आया था। देखो, लौह चुंबकीय पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसके लिए एक ऐसा ताप आ जाता है गर्म करते करते कि वो लौह चुंबकीय पदार्थ में अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह वो व्यवहार करने लगता है। उस ताप को जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगे, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए, क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे निकिल है, निकिल के लिए क्यूरी ताप 631 केल्विन है। यानी 631 केल्विन के ऊपर जो निकिल है वो वैसे उसका जो व्यवहार है वो लौह चुंबकीय पदार्थ का है, परंतु 631 पर जाकर वो लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य नहीं करेगा, वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। लास्ट में मैंने उदासीन बिंदु की परिभाषा आपको लिखी है। मैंने बताया था कि चुंबक के पास कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाता है और एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं। उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। लास्ट में आपके क्वेश्चन का जवाब, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये आप जान गए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ये भी आप जान गए। तो जब आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं, आपकी बॉडी में भी तो आयन है, आपकी बॉडी में भी तो लिक्विड है, धन आयन ऋण आयन मोशन में है, चुंबक वहाँ भी तो है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है आपको प्रभावित करेगा। इस कारण एक अफवाह उड़ाई जाती है कि चूंकि हम हिंदू लोगों में दक्षिण की ओर हमारी गंगा जी, उधर दक्षिण की ओर मुर्दे आ जाते हैं या शमशान घाट की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, वो केवल एक डर भय की भावना है। वो केवल इस वजह से जिससे आपकी बॉडी पर चुंबकीय प्रभाव, पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव प्रभावित ना करे, ऐसी भ्रांतियाँ पैदा की जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।